हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VKEDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ हम आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। यूपी TSSC पेट एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए, सामान्य ज्ञान में 50 में 50 अंक लाने के लिए प्रतिदिन हमारी 8 बजे की लाइव क्लास से अवश्य जुड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का हम लोग शुभारंभ करते हैं एक नए मोटिवेशन कोट्स के साथ में। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का हम लोग शुभारंभ करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे इस क्लास को विजिट कर रहे हैं तो आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आज का जो पहला प्रश्न है अति महत्वपूर्ण इतिहास का प्रश्न है। इसमें सारे प्रश्न जो हैं बिल्कुल आपके यूपी TSSC पेट एग्ज़ाम के पैटर्न पर बिल्कुल आधारित हैं। तो आप सभी लोगों के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे आज के इस सेशन में। पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में 483 ईस्वी में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्र तिस्स, महाकश्यप, वसुमित्र या फिर महासंघिक? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी प्रथम बौद्ध संगीति की दोस्तों, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के कुछ समय के बाद में हुआ, 483 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 483 ईस्वी में हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी इसका जो है हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय में राजगृह बिहार में सप्तपर्णी गुफा में हुआ। किस गुफा में हुआ? तो याद रखेंगे सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता बौद्ध धर्म के प्रमुख शिष्य महाकश्यप के द्वारा की गई। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। लेखकों को सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें से आपको बताना सिंधु घाटी सभ्यता को देखकर कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है गार्डन चाइल्ड, सिंधु घाटी के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे, गार्डन चाइल्ड ने ऐसा कहा। या फिर RD बनर्जी ने कहा सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। ऑप्शन सी है डॉक्टर गुहा, सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। या फिर जॉन मार्शल ने कहा है सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। इसमें से आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से आपका जॉन मार्शल के अनुसार कहा गया कि सिंधु के लोग मंगोलियन प्रजाति के थे, यह कथन आपका एकदम गलत है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका गलत आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बाकी आपके 3 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या फिर कार्नवालिस? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात की जाएगी किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों की गई। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करी जाएगी तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब की? तो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में की। 1793 में स्थायी बंदोबस्त की इन्होंने शुरुआत की। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। आगरा की स्थापना किसने की? फटाफट से बताएंगे, आगरा की स्थापना किसने की? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर शाहजहां? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
बात करी जा रही है आगरा शहर की। तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा शहर जो है 1504 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया शहर है। और आगरा शहर में ताजमहल, बहुत सारी जो है इमारतें फेमस है, जैसे कि आपकी हो जाएगी ताजमहल, ध्यान रखेंगे ताजमहल, साथ ही साथ में आपका आगरा का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी हो गया। और साथ ही साथ में आपका जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो जामा मस्जिद आपका कहाँ पर है? कानपुर में। तो बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतें कहाँ पर हैं? कानपुर में है। और साथ ही साथ में ये 3 जो इमारतें हैं ये विश्व की धरोहर में शामिल हैं। कौन कौन सी 3 इमारतें विश्व की धरोहर में शामिल है? तो आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और जामा मस्जिद, ये विश्व की धरोहर में शामिल हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? आप फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगर बात करी जाएगी पानीपत के तीसरे युद्ध की, तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली, याद रखेंगे अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यह युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी, डेट याद रखेंगे 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 जनवरी 1761, 1761 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसके तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बताएंगे इस युद्ध में किसकी विजय हुई। तो इस युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गया, इसकी विजय हुई थी और मराठों की बुरी तरीके से हार हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली की तृतीय विश्व युद्ध में, तृतीय पानीपत के युद्ध में क्या हुई? विजय हुई। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखा जाने वाला प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट से छाप देंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखा जाने वाला प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया? आपके ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सादत हसन मंटो। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसके द्वारा लिखा गया है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने कब लिखा? तो सन 1905 ईस्वी में इनके द्वारा यह गीत लिखा गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इस गीत को सर्वप्रथम इन्होंने लाहौर के कॉलेज में पढ़ के सुनाया। कहाँ पर सुनाया? लाहौर के कॉलेज में इन्होंने सबसे पहले पढ़ के सुनाया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फटाफट से बताएंगे। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक आदर्शवादी युद्ध था। ऑप्शन बी है यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे। ऑप्शन सी है या सोवियत और यूएसओ के गुटों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। ऑप्शन डी है या विश्व में प्रेरित हथियारों की दौड़ थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे। शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो ये आपका गलत है। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध के में सीधे से शामिल नहीं थे। अगर बात करी जाएगी शीत युद्ध की, तो शीत युद्ध कब चल रहा था? तो शीत युद्ध जो है 1945 के अंत में शीत युद्ध चल रहा था, ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। अगला प्रश्न है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो 1888 में इलाहाबाद में आयोजित भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन
में जो है किसने एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, तो लाला लाजपत राय आपका इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय से संबंधित एक जो है इनका उपनाम क्या था, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो इनका उपनाम था पंजाब केसरी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए पंजाब केसरी किसका नाम था, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का नाम था। और साथ ही साथ ये जो है लाल बाल पाल दल में ये शामिल थे, ठीक है। एक राष्ट्रवादी नेता होने के साथ ये जो है लाल बाल और पाल में ये आते थे। लाल बाल पाल का मतलब क्या होता है, इसमें 3 नेता शामिल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 3 नेता इसमें शामिल थे लाल बाल पाल में। और अगर बात करी जाएगी इनकी पुस्तकों के नाम क्या है, तो इनके पुस्तकों का नाम है पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, वंदे मातरम पत्र। वंदे मातरम पत्र किसका है, ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम पत्र किसका है, तो वंदे मातरम पत्र की अगर बात की जाएगी तो ये लाला लाजपत राय का है। और इनका एक और पत्र है द पीपल किसका पत्र है, द पीपल किसका पत्र है, तो लाला लाजपत राय से संबंधित है द पीपल पत्र। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942, ठीक, हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली या फिर कस्तूरबा गांधी, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता नेहरू के द्वारा की गई, इसमें पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई, इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया, या फिर ऑप्शन 4 है गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताएंगे, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो अगर देखा जाए इनमें से, तो इनमें से कौन सा कथन सही है फटाफट से बताएंगे। तो इसमें से जो आपका सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर। और इसमें कौन सा कथन आपका सही है, तो अगर बात करी जाएगी कांग्रेस अधिवेशन की, अगर बात करी जाएगी तो कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1929 में लाहौर में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन का पहला विकल्प आपका एकदम करेक्ट आंसर है। देखेंगे ध्यान से, पहला आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान रखेंगे। और साथ आपका पहला एकदम करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखेंगे। और साथ ही साथ में अगर देखेंगे इनमें से पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, तो इसमें वाकई में पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की है। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो 26 जनवरी यह भी निर्णय लिया गया था कि इनमें 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसमें कथन में आपके ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका कौन सा सही है, तो पहले, दूसरे और तीसरे, ये 3 कथन आपके एकदम करेक्ट आंसर हैं। 3 आपके कथन इसमें सही है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, फटाफट से छाप देंगे। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाएगी श्रीलंका, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते, तो भारत और श्रीलंका की अगर बात करी जाएगी तो भारत और श्रीलंका पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी दोनों से अलग होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, ए व बी आपका दोनों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नदी प्रणाली
भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है, बताएंगे। निम्न में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। अगर बात की जाएगी गोदावरी तो इसे क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी दोस्तों जानी जाती है। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बांध, बताएंगे। नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी नागार्जुन सागर बांध की तो यह किस बांध पर है? तो यह जो है कृष्णा नदी के बांध पर है, कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बताएंगे। अगर बात करी जाएगी नेपाल में कौन सा है? अगर बात करी जाएगी हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट तो है ही, लेकिन ये आपकी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ती है? तो ये आपकी नेपाल में पड़ती है और भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। कई बार बता चुके हम 884 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर बात करी जाएगी भारतीय राज्य सीमा में हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। अगर पूछा जाए कि कंचनजंगा इसकी ऊंचाई क्या है तो कंचनजंगा सबसे ज़्यादा जरूरी किस राज्य में पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। किस राज्य में? सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। और अगर बात करी जाएगी इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8597 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे दोस्तों 8597 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8597 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लागत है? निम्न में से कौन सा उत्पाद लागत है? विक्रेता का कमीशन, प्रशासनिक स्टॉक, वेतन, बैंक लोन ब्याज पर या फिर परोक्ष सामग्री। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इनमें से कौन सा उत्पाद लागत है? तो अगर देखा जाए परोक्ष सामग्री, तो परोक्ष सामग्री किसी वस्तु की उत्पाद या उत्पादन लागत को कहा जाता है परोक्ष सामग्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परोक्ष सामग्री। परोक्ष सामग्री को किसी वस्तु की उत्पाद या उत्पादन लागत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्पाद। ध्यान रखेंगे इसे क्या कहा जाता है? उत्पाद या फिर उत्पादन लागत। उत्पादन लागत इसे कहा जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त एक बार सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ। तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, फटाफट से बताएंगे। तो भारत में अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अगर बात करी जाएगी तो ये कब अधिसूचित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, डेट याद कर लेंगे, 10 सितंबर 2019 को अधिसूचित किया गया। 2019 को अधिसूचित किया गया। अगर बात करी जाएगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तो ये इसे अधिसूचित किया गया, अधिसूचित किया गया, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अगर पारित करने की बात आती है तो ये कब पारित किया गया? सन 2013 में दोस्तों पारित किया गया। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? मुद्रास्फीति के समय कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन ए है वृद्धि,
बी है कमी, सी है स्थिर बने रहना और डी है कमी और वृद्धि। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी मुद्रा के समय कर की दरों में क्या होता है, तो मुद्रा स्फीति के समय अगर मुद्रा स्फीति हो रही है तो कर की दरों में क्या होगा, वृद्धि होगी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कर की जब कीमत के स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य जो है वह गिर जाता है, जिसके कारण जो है करों की दर में वृद्धि होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया है। फटाफट से छाप देंगे। जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दिया है। सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट माल्थस या फिर अल्फ्रेड मार्शल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों जनसंख्या के सिद्धांत की, तो जनसंख्या का सिद्धांत तो अनेक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है, लेकिन अगर बात करी जाएगी जनसंख्या के वृद्धि पर कार्य के लिए, वृद्धि को कार्य के लिए जाना जाता है, वृद्धि को काम करने के रूप से जाना जाता है। यह जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट माल्थस के द्वारा गया, इसलिए ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट माल्थस, रॉबर्ट माल्थस ध्यान रखेंगे। और इनके द्वारा जो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। याद रखेंगे क्या कहा जाता है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। NLRMP का क्या तात्पर्य है बताएंगे। न्यू लैंड रिकॉर्ड मॉडलाइजेशन प्रोग्राम या फिर नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडलाइजेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सी है नेशनल लैंड रेवेन्यू मॉडलाइजेशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि NLRMP का क्या तात्पर्य है। तो अगर बात करी जाएगी NLRMP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडलाइजेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्या है, यह एक प्रकार की योजना है और यह कब स्टार्ट करी गई, सन 2008 में दोस्तों स्टार्ट करी गई। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडलाइजेशन प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया। अगर बात की जाएगी इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो भूमिगत डाटा है उसे डिजिटलीकृत किया जाएगा। क्या किया जाएगा, भूमिगत डाटा को डिजिटलीकृत किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने बताएंगे। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। भीमसेन सच्चर, फजल अली, रमेश चंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए। अगर बात करी जाएगी राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो फजल अली हैं। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फजल अली। फजल अली को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग आज के सेशन को लाइक करेंगे, एक बार शेयर करेंगे सभी दोस्तों के साथ में। प्रश्न है नागरिक चार्टर में क्या शामिल है। प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। ऑप्शन बी है कार्यक्रम का विवरण। ऑप्शन सी है प्रस्तावित बजट के दस्तावेज और ऑप्शन डी है खाता संबंधी नियम। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी नागरिक चार्टर में क्या शामिल है, तो नागरिक चार्टर के अंतर्गत आपका प्रासंगिक कार्यालय का नाम, फीस का विवरण, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज, ये सब आपका किस में शामिल है, तो ये सब आपका नागरिक चार्टर में शामिल है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में कि लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आपके ऑप्शन है प्रोटेम स्पीकर, राज्यसभा के अध्यक्ष, संसदीय मामले के मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाएगी लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि जो है ये किसके द्वारा की जाती है, तो इनके लोकसभा के स्पीकर के अध्यक्ष की चुनाव की तिथि का निर्धारण नहीं होता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाएगी लोकसभा के स्पीकर की, तो लोकसभा के स्पीकर की अगर बात की जाएगी तो वर्तमान समय में लोकसभा के स्पीकर कौन है,
ओम बिड़ला कौन है? वर्तमान समय में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिड़ला नाम याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े, ओम बिड़ला कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? पहले अध्यक्ष कौन है? पहले अध्यक्ष कौन है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो पहले अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर हैं, जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष हैं। अगर बात की जाएगी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाएगी तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार है पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर सही क्या होगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं विधान परिषद के चयनित सदस्यों के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या फिर एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात की जाएगी राज्यसभा का, तो राज्यसभा का जो है ये आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्यसभा के सदस्य जो है एकल हस्तांतरित वोटों का प्रयोग करके राज्य और क्षेत्रीय विधायिका के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयनित किए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से सभी दोस्त देखेंगे। निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? बताएंगे किस राज्य संघ में शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? उत्तर प्रदेश और बिहार, दिल्ली और हरियाणा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, या फिर कर्नाटक और केरल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे कि किस राज्य संघ और केंद्र शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। दोस्तों अगर बात की जाएगी पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, तो ये ऐसे राज्य केंद्र शासित राज्य हैं जिनमें एक उभय उच्च न्यायालय है। उभय उच्च न्यायालय है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती हैं? छाप देंगे। साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि वर्षा की बूंदें जो हैं किसके कारण गोल होती हैं। तो वर्षा की बूंदों की अगर बात करी जाएगी तो इसमें न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण जो है आयतन के लिए गोल पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। और यही कारण है कि वर्षा की बूंदें गोल होती है। तो इसमें मेन कारण किसका होता है? तो जल के पृष्ठ तनाव का होता है। जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है, फटाफट से बताएंगे गुप्त ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है? जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। तो अगर बात की जाएगी गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है, तो गुप्त ऊष्मा को किससे मापा जाता है? तो गुप्त ऊष्मा को जूल प्रति किग्रा में मापा जाता है। ध्यान रखेंगे, गुप्त ऊष्मा को किसमें मापा जाता है? जूल प्रति किग्रा में गुप्त ऊष्मा को मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या फिर मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो जब बेकिंग सोडा को जल के साथ गर्म किया जाता है, मिलाया जाता है, तो इसमें दो अभिक्रियाएं आपकी होती हैं। दोनों अभिक्रियाएं हम आपको बताएंगे। एक तो होती है आपकी ऊष्मा छेपी ना, ये दोनों अभिक्रियाएं याद कर लेंगे। एक तो होती है आपकी ऊष्मा छेपी और दूसरा होती है आपकी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी ये दो अभिक्रियाएं होती हैं जब आपका बेकिंग सोडा को जल के साथ में गर्म किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या बनता है? तो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी बेकिंग सोडा की फटाफट से बताएंगे बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? तो बेकिंग सोडा की अगर बात की जाएगी तो बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं किसे? बेकिंग सोडा को। अगर बात की जाएगी इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है NaHCO
CO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग जो है व्यंजन बनाने में भी किया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है, बताएंगे। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है, फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं बताएंगे हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या क्या होती है। तो 27 pm होती है, ध्यान रखेंगे। 27 pm इसकी त्रिज्या होती है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी हाइड्रोजन की दोस्तों, अगर बात की जाएगी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो नाम याद रखेंगे। हाइड्रोजन को कहते, हाइड्रोजन हाँ से स्टार्ट होता है, तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की है हेनरी केवेंडिश। नाम याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, इसलिए नाम याद रखेंगे। नाम बनता है याद करना आपके लिए, तो याद रखेंगे नाम हेनरी केवेंडिश। हेनरी केवेंडिश इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हेनरी केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव हृदय के दाहिने हिस्से में होता है। तो मानव हृदय के दाहिने हिस्से में क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर, मिश्र रुधिर, डीऑक्सीजनरेट रक्त, या फिर रुधिर नहीं होता। तो मानव हृदय के दाहिने हिस्से में क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी मानव हृदय के दाहिने हिस्से में क्या होता है, तो मानव हृदय के दाहिने हिस्से में जो है आपका डीऑक्सीजनरेटेड रक्त होता है। कैसा होता है? डीऑक्सीजनरेटेड रक्त होता है, जिसे हम लोग अशुद्ध रक्त के नाम से भी जानते हैं। अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, मानव हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और साथ ही साथ में आपके बाएं भाग में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, और ये आपका ऑक्सीजन मुक्त रक्त होता है। तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ किधर होता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का होता है बाएं भाग में, और दाएं भाग में होता है ऑक्सीजन विहीन या फिर ऑक्सीजन मुक्त रक्त होता है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली किस भारतीय पार्श्व गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता था? तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना गया। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना गया। इनका हाल ही में निधन हो गया, और इन्हें सन 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारत रत्न सम्मान इन्हें कब मिला? तो भारत रत्न सम्मान इन्हें सन 2001 में प्राप्त हुआ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिकी वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? आपके ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन क्या है। बाल बजट पेश किया, आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अपना वित्तीय बजट पेश किया है। किसके द्वारा पेश किया गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों के लिए बजट पेश किया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? फटाफट से बताएंगे। नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? भूमिका श्रेष्ठ, कोमल त्यागी, भूमिका सचदेवा या फिर श्रेया अग्रवाल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की जाएगी तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भूमिका, याद रखेंगे क्या नाम है? भूमिका श्रेष्ठ इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है उसे सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है? यूपीआई 132 पे,
UPI 999 पे, या फिर UPI 123 पे, या फिर UPI 332 पे। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन के लिए UPI आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो UPI 123 पे हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? फटाफट से छाप देंगे। यूरोपीय संघ के द्वारा हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की गई है? उज्बेकिस्तान, जापान, चाइना या फिर यूक्रेन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर बात की जाएगी यूरोपियन संघ की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो किस देश को शामिल करने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन डी यूक्रेन को शामिल करने की मंजूरी दी गई है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 12 अप्रैल, 3 मई या फिर 21 जुलाई। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइनेक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो अगर बात की जाएगी स्लाइनेक्स की, तो स्लाइनेक्स आपका एक मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो इनमें कथनों पर आपको देखना है ध्यान से और सही आंसर बताना है। यह भारत और श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास का नवा संस्करण 7-10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। ऑप्शन 3 है, इस अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपके 3 कथन हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है पहला व तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा व तीसरा, ऑप्शन सी है पहला व दूसरा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी स्लाइनेक्स एक्सरसाइज की, तो इसमें तीनों कथन एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसलिए हमारा एकदम करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, देखेंगे ध्यान से। तीनों आपके एकदम करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक अभिनव अभियान कन्या शिक्षा को शिक्षा मंत्रालय व किसके सहयोग से शुरू किया गया है? स्माइल फाउंडेशन, NCERT, यूनिसेफ या फिर प्रथम एजुकेशन। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक अभिनव अभियान कन्या शिक्षा को शिक्षा मंत्रालय व किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। अगर बात करी जाए, आपसे पूछा जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है यूनिसेफ का मुख्यालय, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। महिला एकल का खिताब जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में किसने जीता है? सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे। तो PV सिंधु के द्वारा जीता गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, PV सिंधु। कौन है? PV सिंधु आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 40 मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित 70 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो प्यूर्टो रिको में आयोजित 70 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? सैनी फर्स्ट, TN सिंह, कैरोलिना विलानस्थ, मनसा वाराणसी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब है, तो इसमें प्यूर्टो रिको में आयोजित आपका जो है ये है
वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब है किसके द्वारा जीता गया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलिन बिलानस्थ है। कैरोलिन बिलानस्थ है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त। अगला प्रश्न है ब्रिक्स का अर्थ है, तो ब्रिक्स का क्या अर्थ है बताएंगे? ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अमेरिका, या फिर ब्राज़ील, रूस, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, या फिर ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, स्विट्जरलैंड। आपका ऑप्शन डी है ब्राज़ील, रूस, इटली, चाइना या फिर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो सही है ऑप्शन आपके कौन सा है? ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो अगर बात की जाएगी ब्रिक्स का अर्थ क्या है, ब्रिक्स का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ब्रिक्स जो है ये जो है 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शहर हैं, जिनमें आपके कौन कौन से शामिल हैं? तो बी से हमारा ब्राज़ील हो जाएगा, आर से हमारा रूस हो जाएगा, आई से हमारा इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना और डी से हमारा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। डी से क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या है बताएंगे? ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र, भारत इंटरफेस फॉर मनी या फिर भीम इंटरनेट फॉर मनी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए। तो ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या है बताएंगे? ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का अर्थ क्या है? तो भीम का अर्थ क्या है छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में से एक मानवीकृत संस्था नहीं है बताएंगे? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? ISO, ISI, IEEE, ANSI। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानवीकृत संस्था नहीं है? मानकीकृत संस्था नहीं है, छाप देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो अगर बात करी जाएगी ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ISI। क्या हो जाएगा? ISI हो जाएगा दोस्तों। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए नेशन इज मेकिंग के लेखक कौन है बताएंगे? ए नेशन इज मेकिंग के लेखक का नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर फिरोज शाह मेहता। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पुस्तक का नाम क्या है? ए नेशन इज मेकिंग। ए नेशन इज मेकिंग किसके द्वारा लिखी गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए नेशन इज मेकिंग ये आपकी पुस्तक का नाम है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कौन सी उपाधि मिली? बहुत बार पूछा गया। गुरु की, राष्ट्र गुरु की उपाधि किसे मिली? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो राष्ट्र गुरु की उपाधि किसे मिली है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मिली है राष्ट्र गुरु की उपाधि। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसके तरफ देखेंगे हम लोग। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे आज के हमारे सेशन में। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया? फटाफट से बताएंगे। नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया? वर्ष 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1961 या फिर वर्ष 1953। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अगर बात करी जाएगी नई दिल्ली में पहला एशियाड कब आयोजित किया गया, तो ध्यान से देखेंगे 4 मई सन 1951। डेट याद रखेंगे, डेट भी याद रख लेंगे। 4 मई सन 1951 को एशियाड का आयोजन किया गया। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे सभी दोस्त। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का 1991 है। तो पहला एशियाड कब आयोजित किया गया? 1951 में। अगला प्रश्न है पहली क्लोन डॉली कौन थी बताएंगे? पहली क्लोन डॉली कौन सी थी?
बताएंगे भेड़, बकरी, गाय या फिर भैंस। तो सही आंसर हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो विश्व की पहली क्लोन डाली कौन सी है? भेड़ है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भेड़। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर भारत रत्न। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो भारत सरकार के द्वारा तीसरा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो तीसरा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण है दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे क्या है? पद्म भूषण। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन है याद कर लेंगे, आज के बाद नहीं भूलना चाहिए। पहले स्थान पर है भारत रत्न, दूसरे स्थान पर मिलता है विभूषण। क्या मिलता है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। और तीसरे नंबर पर आपका क्या है? तीसरे नंबर पर है आपका पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री। और अगर बात की जाएगी चौथे नंबर पर कौन है, तो चौथे नंबर पर आपका कौन सा है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म भूषण है और तीसरे नंबर पर आपका है पद्म विभूषण और चौथे नंबर पर क्या है आपका? पद्मश्री है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ है? तो बताएंगे यार्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू हुआ? वर्ष 1966, वर्ष 1970, वर्ष 1960 या फिर वर्ष 1955। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यार्क विश्वविद्यालय में किस वर्ष सामाजिक कार्य शुरू किया गया है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। 1966 ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई, 15 अक्टूबर, 15 सितंबर या फिर 22 सितंबर। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर बात आती है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 11 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बनाया जाता है? मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बनाया जाता है? नगाड़ा, ढपली, मंजीरा या फिर ये सभी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो मंजीरा लोक नृत्य में निम्न में से कौन सा उपकरण बनाया जा रहा है, छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसमें तीनों बनाए जा रहे हैं, नगाड़ा, ढपली और मंजीरा। तो मंजीरा लोक नृत्य का आयोजन मेवात जिले में बड़े बड़े नगाड़ों और ढपली और मंजीरों के साथ में होता है। नगाड़ों, ढपली और मंजीरों के साथ में होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आज का सेशन हमारा बस यहीं तक था। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया। ध्यान से सुनेंगे। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपने खून से कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर ज़रा भी जुनून है, मोटिवेशन है, अगर उत्साह है और अगर आप पेड एग्ज़ाम में बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शाम को, ध्यान रखेंगे, प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रतिदिन शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें।